हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी और 3 जनवरी 2025 का करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं करंट अफेयर की दृष्टि से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है। इसमें जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं ताकि हमारे डेली क्विज का लाभ उठा सकें आप लोग। आइए, पहला प्रश्न हमारा आज का क्या है करंट अफेयर का। तो पहला प्रश्न क्या है, वैश्विक परिवार दिवस क्या है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि साल का पहला दिन, पहली माह का पहला दिन क्या होता है? वैश्विक परिवार दिवस होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान है कि पहले दिन ही क्या हो रहा है, परिवार के बारे में बात हो रही है, यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जा रहा है कब? 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को क्या किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अब ये क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? रक्षा मंत्रालय ने क्या किया 2025 को? सुधारों का वर्ष घोषित किया, अर्थात डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके और बेहतर दिशा निर्देशों के अनुसार बेहतर कार्य को सुनिश्चित किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा का उपकरण बेहतर बनाया जा सके और बढ़ाया जा सके। इसलिए क्या वर्ष थीम रखा गया है कि वर्ष 2025 को क्या किया गया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। देखा जाए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है वर्तमान में? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री। आज का क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्या है? भुवनेश कुमार। कौन है भाई भुवनेश कुमार? क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं? तो भुवनेश कुमार को क्या बनाया गया है? UIDAI के CEO के रूप में पदभार संभाला है, यानी अर्थात जो UIDAI जो होता है इसके क्या है? CEO के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। कौन है? भुवनेश कुमार। अब ये UIDAI क्या है इसको देख लेते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और देखा जाए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका पूरा हिंदी रूप है। तो आप लोग क्या ध्यान है कि ध्यान देना है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? भुवनेश कुमार। अगर देखा जाए UIDAI का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना होती है। किसके तहत होती है? तो आधार अधिनियम 2016 के तहत। किसके अधिनियम? आधार अधिनियम 2016 के तहत ये इसका स्थापना होता है UIDAI का। कब होता है? वर्ष 2016 में। और इसका मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अभी ध्यान देना है कि UIDAI का 8 क्षेत्रीय कार्यालय है, इसको केवल ध्यान रखना है, 8 याद करने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए UIDAI का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि UIDAI किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या अंतर्गत आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? UIDAI का मकसद क्या है? भारत के सभी नागरिकों को एक खास पहचान संख्या देना। क्या उद्देश्य है UIDAI का? भारत के सभी नागरिकों को एक खास पहचान देना, पहचान संख्या देना, इसका मेन उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे कि भुवनेश कुमार को क्या बन गया है? UIDAI के नए CEO बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला है आज के क्वेश्चन का चौथा नंबर प्रश्न, हरियाणा सरकार। अब हरियाणा सरकार की ओर चर्चा में रही है, इसको हम लोग देखते हैं। हरियाणा सरकार की क्या योजना है? अगला कह रही हरियाणा सरकार ने योजना की है कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस बल या सशस्त्र बलों के कार्मिक परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, क्या है? अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी क्या कह रहा है हरियाणा सरकार? कह रही है कि जो केंद्रीय सशस्त्र बलों और सशस्त्र बलों को जो भी होता है CAPF, 7 CAPF हमारी है उसमें, और सशस्त्र बलों के जो
उनके परिवारों को अनुग्रह राशि मिलती थी 50 लाख, उसको बढ़ाकर अब क्या किया गया है 1 करोड़ कर दिया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न अगर क्वेश्चन में आएगा तो पूछेगा, एग्जाम में आएगा तो क्या पूछेगा कि कौन सी सरकार, किस राज्य सरकार ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो आप क्या बताएंगे? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा आया है। अब देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है राजधानी? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है राज्यपाल वर्तमान में हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के वर्तमान में? नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब देखा जाए अगला प्रश्न आज का 5वां प्रश्न। भारत ने बांग्लादेश को बाढ़ प्रभावित देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल के निर्यात किए। यानी क्या हुआ है? भारत ने 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। किसी देश में? बांग्लादेश में किया। क्यों किया है? क्योंकि वहां पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी सहायता प्रदान के लिए बांग्लादेश सरकार ये डिमांड कर रही थी। तो भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि या अनुमति दे दी है कि 2 लाख टन चावल का निर्यात हम करेंगे। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बारे में अब देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और अंतरिम सरकार के पीएम कौन है? मोहम्मद यूनुस, जो एक अर्थशास्त्री हैं। अभी हाल ही में शेख हसीना जी का 2024 में क्या हुआ है? तख्ता पलट हो गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में काफी दंगा फसाद हो रहा है वर्तमान में भी। तो वहां पे अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके अगुवाई या अध्यक्ष या पीएम कौन है? यूनुस, मोहम्मद यूनुस है, जो अर्थशास्त्री हैं। वहां की सरकार की अध्यक्षता कर रहे हैं या देखरेख कर रहे हैं। अगला हमारा आज का प्रश्न का 6वां नंबर प्रश्न क्या है? दिलीप शंकर। कौन है? दिलीप शंकर। क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है और ये मलयालम अभिनेता थे। तो आप लोग केवल वन लाइनर के रूप में याद रखना है, दिलीप शंकर का निधन हो गया और क्या थे वो? मलयालम अभिनेता थे। इसको केवल ध्यान देना। तो क्या क्या हम लोग सीखे? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को क्या किया है? क्या घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और भुवनेश कुमार क्या हुए हैं? UIDAI के CEO पद के लिए पद ग्रहण कर लिए हैं। UIDAI के बताए हैं कि आधार अधिनियम 2016 के तहत इसका स्थापना हुआ 12 जुलाई 2016 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और हरियाणा सरकार ने क्या किया है? 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि कर दी है सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के परिवार वालों के अनुग्रह राशि को। और बांग्लादेश में भारत ने क्या किया है? 2 लाख टन चावल निर्यात की अनुमति दे दी है और हो रहा है ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गुजरात। क्या है? गुजरात के बारे में क्या सूचना निकल के आ रही है हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से? तो गुजरात सरकार ने क्या किया है? भाषा से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर SWAR स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो उद्देश्य यही है कि भाषाओं को आसान बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा से लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। क्या? भाषाओं संबंधित बाधाओं को क्या करना चाहिए? आसान करने के लिए उसे क्या किया गया है? स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अब स्वर का फुल फॉर्म देख लिया जाए, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, इसका क्या फुल फॉर्म है। और तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? गुजरात सरकार ने क्या लॉन्च किया? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है गुजरात राज्य के। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात राज्य के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काम्या कार्तिकेयन। अब काम्या कार्तिकेयन बहुत ही हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। चर्चा का कारण क्या है? काम्या कार्तिकेयन तो ये 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों को क्या की है? ये फतह हासिल कर ली है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 7 महाद्वीप को
सबसे ऊंची चोटियों क्या की है, ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है जो सभी महाद्वीपों के, सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों को क्या की है, चढ़ी है, क्लाइंबिंग की है और उस पर फतेह हासिल किए हैं। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है कि काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। अब देखा जाए तो इनके बारे में, तो ये केवल 17 साल की है। कितने साल की है? 17 वर्षीय है। और ये कहाँ का, किस राज्य की है? महाराष्ट्र की, और मुंबई में निवास करती हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। अब इनको अगर देखा जाए काम्या कार्तिकेयन को, तो वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, काम्या कार्तिकेयन को बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से कब सम्मानित किया गया था? 2021 में सम्मानित किया गया है। किसको? काम्या कार्तिकेयन को। अब देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप है और उनकी सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है, सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है। तो अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो है, इसको फतह की है उन्होंने। यूरोप महाद्वीप में माउंट एल्ब्रूस है, इसको फतह किए हैं वो। अगला तीसरा नंबर महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है महाद्वीप की? माउंट निकारा गुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की माउंट किस्काकू है, किस्काकू। और एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में अवस्थित है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का माउंट डेनियल, और अंटार्कटिका का माउंट विंसन। क्या है? अंटार्कटिका का माउंट विंसन। ये सभी 7 महाद्वीप है और उनकी सबसे ऊंची चोटियां हैं। इनको ये क्या किए हैं, काम्या कार्तिकेयन फतह हासिल किए हैं इस पर, यानी इसको चढ़ी है इनकी सर्वोच्च चोटियों को। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है जो 7 महाद्वीप के सर्वोच्च चोटियों को फतह हासिल की है। और इनको 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आज का। अच्छा, इसमें देखा जाए अगर पहली महिला भारतीय बनी थी जो ये कार्य कर चुकी हैं, तो प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। ये 2013 में ही क्या की थी, 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियों को चढ़ी थी। तो आप लोग को क्या ध्यान देना है, इनसे अगर पहले पूछा जाए काम्या कार्तिकेयन से पहले कौन पर चढ़ी थी, तो प्रेमलता अग्रवाल थी जो 2013 में चढ़ी है। और वर्तमान में देखा जाए सबसे कम उम्र की यही बन गई है और केवल 17 उम्र की, 17 साल की है केवल। अगला हमारा आज का 9वां प्रश्न है, आचार्य किशोर कुणाल। क्या है? आचार्य किशोर कुणाल ये क्यों चर्चा में रहे? इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक IPS अधिकारी थे। अब चर्चा का कारण ये नहीं है, चर्चा का कारण ये है कि ये अयोध्या विवाद में क्या थे, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी पे तैनात थे। यानी अयोध्या विवाद जो हुआ था उसमें क्या थे, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी के तहत तैनात थे। और ये जब मुलायम सिंह और चंद्रशेखर सरकार थी तो यूपी और केंद्र सरकार में, तो उस समय क्या हुए थे, अयोध्या विवाद में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात हुए थे। और उनकी बुक, 2 महत्वपूर्ण बुक भी इन्होंने लिखी है। जैसे पहला बुक है अयोध्या रिविजिट और दूसरा है दलित देवो भव। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि दलित देवो भव और अयोध्या रिविजिट किसकी बुक है, तो आचार्य किशोर कुणाल की है, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो अयोध्या विवाद में ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी के लिए जाने जाते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि हमने बताया है कि हमारा व्हाट्सअप और इंक्वायरी नंबर क्या है 8005206521 पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा ईमेल ID classes99@gmail.com और हमारा इंस्टाग्राम ID है अंकित प्रजापति 461। और हमारे मदर्स क्लासेस का इंस्टाग्राम ID है मदर्स क्लासेस। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये ID मिल जाएगा, आप लोग जाइए। और सबसे आसान तरीका क्या है जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सभी सोशल मीडिया का लिंक जो हमने बताया है सबका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और देखते हैं। नोट कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो FIDE वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024
अब सर्वप्रथम देखा जाए फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये तो आयोजन हो रहा है यूएसए अर्थात अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन हो रहा है, वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 का। अब देखा जाए यदि तो ये क्या रैपिड अर्थात ये निश्चित समय में इसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना रहता है, इसमें टाइम बाउंडेशन होता है। और देखा जाए इसमें वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में भारत की कोनेरू हम्पी ने क्या की है, ये दूसरी बार ये क्या की है, विजेता बनी है। क्या बनी है? कोनेरू हम्पी क्या बनी है, विजेता बनी है। और देखा जाए कोनेरू हम्पी किस राज्य की है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की है कोनेरू हम्पी। और पहली बार ये कब विजेता बनी थी, यही चेस रैपिड वर्ल्ड रैपिड चेस पहली बार कब बनी थी, तो ये 2019 में बनी थी, जो जॉर्जिया में आयोजन हुआ था उसमें ये पहली बार बनी थी। और दूसरी बार ये 2024 में बन गई है, दिसंबर 2024 में महिला वर्ग में। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है कि फीडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 तो महिला वर्ग में की विजेता कौन बनी है, कोनेरू हम्पी जो भारत की है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की है। और ये दूसरी बार बनी है और पहली बार कब बनी है, 2019 में बनी है, जो जॉर्जिया में आयोजन हुआ था। अब देख लेते इस जो कोनेरू हम्पी ने इसको डिफीट किया है वो कौन थी, तो आयरिन सुकांदर थी। कौन थी? आयरिन सुकांदर थी। ये इंडोनेशिया की प्लेयर ये भी है, इनको ये क्या किए हैं, हराई है और कोनेरू हम्पी विजेता बनी है। और देखा जाए ये भारत में पहली और दुनिया की दूसरी महिला बन गई है जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनी है। यानी क्या बनी है, भारत की पहली महिला और दुनिया की दूसरी महिला बन गई है जो 2 बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी है। तो आप लोग को ध्यान रखना पहली कौन बनी है, अर्थात विश्व में कौन सी ऐसी महिला जो पहली बार बनी थी, दो बार रैपिड चैंपियन, तो चीन की है वो, क्या नाम है इनका, जी वेंजू, ये पहली बार बनी थी। और दूसरी वर्तमान में भारत की बन गई है कोनेरू हम्पी, जो अभी 2024 में बनी है और एक बार 2019 में बनी थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप में महिला वर्ग में विजेता बनी है और पहली बार कब बनी थी, 2019 में। कोनेरू हम्पी के बारे में अगर हम देखें तो ये इनका सम्मान या उपलब्धि देखा जाए कि कब कब इनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया। तो इनको सर्वप्रथम 2002 में ये ग्रैंड मास्टर का खिताब पाई थी, जो 15 वर्ष की थी। तब क्या थी, 15 वर्ष की जब थी 2002 में, तब ये ग्रैंड मास्टर का खिताब पाई है। और 2003 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित हुई है कोनेरू हम्पी। और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित हुई है कोनेरू हम्पी। और 2001 में इनको बताया एशियन गर्ल्स चैंपियनशिप बनाया गया था। क्या बनाया गया था, ये एशियन गर्ल्स चैंपियनशिप चुना गया था। और 2019 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि 2020 में जॉर्जिया में जो आयोजन हुआ था उसमें भी वो विश्व रैपिड चैंपियनशिप में विजेता बनी थी। और वर्तमान 2024 में दिसंबर 2024 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में क्या बनी है, विजेता बन गई है। और देखा जाए जिस वर्ग में पुरुष महिला वर्ग में तो कोनेरू हम्पी जीती है जो 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है, परंतु पुरुष वर्ग में कौन जीता है इसको भी यही देख लेते हैं। तो कौन बने हैं, वोलोदार म्यूजिन। कौन बने हैं, वोलोदार म्यूजिन क्या बने हैं, ये विजेता बने पुरुष वर्ग में। और ये किस देश के हैं, तो ये रूस के प्लेयर हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि फीडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी ने जीता है। किस राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। और पुरुष वर्ग में देखा जाए यही पुरस्कार तो व्लादिमीर मोइंजी जीते हैं। वोलोदेर मोइंजी रूस के हैं जो विजेता बने हैं। अब बात कर लीजिए अगर फीडे की, जो ये आयोजन करा रहा है, तो फीडे की स्थापना देखा जाए तो 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन फीडे के, आर्कडी ड्रोक्विच। कौन है, आर्कडी ड्रोक्विच फीडे के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, डॉक्टर संदीप शाह। डॉक्टर संदीप शाह कौन है, तो ये बन गए एनएबीएल के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कौन, डॉक्टर संदीप शाह, ये एनएबीएल के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अब ये एनएबीएल क्या है, तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है। इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष नियुक्त, चेयरमैन नियुक्त हुए हैं डॉक्टर संदीप शाह। आए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो
कंप्लीट करते हैं। आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज का 12वां प्रश्न क्या है? भारतीय सेना ने क्या किया? लद्दाख में पेंगयांग झील के पास क्या किया? छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया है। ये अनावरण 26 दिसंबर 2024 को किया गया है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भारतीय सेना लद्दाख में क्या की है? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण की है, और ये बिल्कुल LAC के पास है, अर्थात LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लद्दाख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? लेह है। इसको केंद्र शासित का दर्जा कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा है यहाँ के उपराज्यपाल। और देख लेते हैं, अभी हाल में यहाँ पे 5 नए जिले घोषित हुए हैं। कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। कौन है? जास्कर, द्रास, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले बने हैं लद्दाख में। और टोटल कुल यहाँ पे देखा जाए तो अब 7 हो गए हैं। पहले 2 थे और 5 बाद में बने, तो टोटल 7 जिले हो गए हैं। पहले कौन कौन से थे? तो लेह और कारगिल था, और बाकी अभी 5 जुड़े हैं तो 7 हो गए हैं। तो वर्तमान में लेह, कारगिल, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 7 जिले हैं टोटल लद्दाख में। अगला आज के क्वेश्चन नंबर 13, रूस क्यों चर्चा में बना हुआ है? रूस ने क्या किया? काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, रूस क्या हुआ है? रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि रूस हाल ही में संघीय आपातकाल की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे तेल रिसाव के कारण ये हुआ है संघीय आपातकाल की घोषणा। यहाँ देखा जाएगा रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। और वर्तमान में यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अजय सिंह क्या हुए? अजय सिंह को बनाया गया है विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड के सदस्य बने हैं। क्या बने हैं? अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड के में शामिल हुए हैं, अर्थात एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। और इसमें टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें अजय सिंह भी शामिल हुए हैं। और देखा जाए ये क्या है वर्तमान में? अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन? अजय सिंह। अगला है प्रश्न नंबर 15 क्या है? चीन ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है चीन ने। तो अर्थात आप लोग को ध्यान रखना है कि चीन क्या कर रहा है? J-36 फाइटर जेट का अनावरण कर रहा है। अब देखते हैं हम चीन के बारे में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है चीन के? तो शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं चीन के। अगला जाए क्वेश्चन देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीका क्या हुआ है? अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश बना हुआ है हाल ही में? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात बना हुआ है। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? UAE दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में देखा जाए UAE के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं UAE के। इस तरह से हमने वीडियो को कंप्लीट किया। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।